नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार में जंगल राज की खूब चर्चा कर रहे हैं। चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार याद दिलाते हैं कि जंगल राज की वापसी नहीं हो, इसलिए एनडीए को वोट किया जाए। बड़ी अच्छी बात है। बिहार में जो अपराध चल रहे थे, एक दौर तो बहुत ही भयानक था, लेकिन उसके बाद भी अपराध खत्म नहीं हुए। हालांकि एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों से है, फिर भी पुरानी बातों को ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री याद दिलाते हैं। चलिए हम जो लालू यादव की यानी महागठबंधन की या आरजेडी की सरकार थी 15 सालों तक, 1990 से लेकर 2005 तक और 2005 से लेकर 2025 तक जो नीतीश कुमार की सरकार है, उसकी बात को छोड़ देते हैं। दोनों में कितना अपराध हुआ, अपराध में कमी आई या नहीं, किस तरह के अपराध रुके, इस पर भी बात नहीं करते। लेकिन हम एक मुद्दे की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में 354 अपराधी जो हैं या अपराधी छवि वाले लोग मैदान में हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं और 354 अपराधी उम्मीदवार मैदान में हैं। और इस 354 में जो अपराधी छवि वाले लोगों के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। लेकिन वो जो उनके काम करने का तरीका है, परिवार का एक सदस्य जो है वो चुनकर जाता है, वो अपराधों में लगा रहता है और जो बाकी है वो उसको राजनीतिक संरक्षण देते हैं। तो इस बार की क्या स्थिति है और क्या एनडीए ने इस बार अपराधी उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है? आश्चर्य होगा आपको कि अब तक के जो चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपराधी उम्मीदवार इसी बार के चुनाव में है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और उनको मैं आपके सामने रखता हूं, एक नज़र डालिएगा। ये आंकड़े हैं, देखिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले कितने उम्मीदवार हैं। और हमने ये आंकड़े लिए हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक संस्था है जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए काम करती है और अपराधी और शिक्षा और बाकी सारे बहुत सारे मुद्दों पर ये सर्वेक्षण करके तथ्य जो हैं वो सामने लाते रहते हैं। अब आप देखें कि कुल 243 सीटें हैं। पहले चरण में 121 पर मतदान है, 6 नवंबर पता ही है आपको। कुल 1314 उम्मीदवार हैं और इसमें से 1303 का विश्लेषण इन्होंने किया है। अब इसमें जो घोषित अपराधी मामले वाले उम्मीदवारों की संख्या है वो 423, करीब 32%। जो ऊपर हमने आपको बताया था 354, वो मुख्य जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बताई थी, जो कि मुख्य पार्टियों के साथ हैं। तो ये घोषित आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार 423 हैं, 32%, और घोषित गंभीर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार हैं 354। ये गंभीर अपराध वाले मामले हैं। इन पर हत्या, लूट, बलात्कार, बहुत तरह के जितने संगीन आरोप हो सकते हैं वो सब हैं। उसके बावजूद ये मैदान में है। अब ये आरोप तो लगता है जो लालू यादव की सरकार थी उस पर, लेकिन यहाँ आंकड़ों को तो मैंने सभी पार्टियों के आंकड़ों को रख दिया है। लेकिन सबसे पहले मैं एनडीए गठबंधन की बात करता हूँ कि उन्होंने कितने अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अब आप देखिए, आप यहाँ आप देखेंगे कि जेडीयू इन्होंने 22 आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसमें 15 के खिलाफ गंभीर अपराध है। बीजेपी ने खुद 31 आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट दिया है, उसमें से 27 जो है उन पर गंभीर अपराधों के मामले हैं।
कहने के लिए हम आरजेडी को भी ले सकते हैं, उन पर तो ये आरोप ही लगता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जेडीयू और बीजेपी भी आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दे रही है और वो जीत करके अगर वो विधानसभा में आएंगे तो राज्य में अपराध कैसे रुकेगा? क्या ये विधानसभा में आने के बाद अपराध बंद कर देंगे? क्या ये दूसरे अपराधियों को संरक्षण देना बंद कर देंगे? तो जाहिर सी बात है कि अगर एनडीए का इरादा साफ था, बीजेपी और जेडीयू का इरादा साफ था, तो उनको ये अपराधी छवि वाले और ख़ास तौर पे जो गंभीर अपराधी छवि वाले उम्मीदवार हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए। पर आप देख रहे हैं कि जेडीयू ने 57 अपराधी छवि वालों को और बीजेपी ने 48 अपराधी छवि वाले लोगों को टिकट दिया है। बाकी पार्टियों में भी हैं, बीएसपी में भी है, आरजेडी में भी है, आप में भी है, कांग्रेस में भी है। लेकिन जो अपराध मुक्त राज्य की बात करते हैं उनको तो कम से कम इससे मुक्त होना चाहिए था, नहीं हुआ है। चलिए, एक तथ्य तो ये रहा कि इतनी बड़ी संख्या में अपराधी छवि के लोगों के विधानसभा में पहुंचने के बाद उम्मीद कम ही बनती है कि बिहार में जो अपराध हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी आपने सुना ही होगा कि एक क्षेत्र में एक चुनाव प्रचार के दौरान जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके एक समर्थक को दिन दहाड़े कार से कुचल करके मार दिया गया। और वो पहले आरजेडी में थे, चुनाव भी लड़ चुके थे, बहुत मजबूत आदमी हैं, उनको भी मार दिया गया। किसने मारा, कैसे मारा, इस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन जेडीयू के विधायक अनंत सिंह जो हैं इस मामले में गिरफ्तार हैं, ये तो तथ्य है ही। अब आइए हम अगले कुछ और मुद्दों को देखते हैं। अब ये जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि जो ये उम्मीदवार खड़े हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। अब ये कानून बनाना विधानसभा का काम होता है, प्रशासन चलाना। अब इसमें हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 8 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो निरक्षर हैं। 243 क्षेत्रों के लिए जो लड़ रहे हैं उसमें 8 निरक्षर हैं। 105 केवल साक्षर है, शायद दस्तखत वगैरह कर लेते होंगे इसलिए साक्षर कहा गया है। 5वीं पास 13 है, 8वीं पास 69 यानी 69 हैं, 10वीं पास 177 हैं, 12वीं पास 260 हैं। ग्रेजुएट जो का नंबर आता है, जो कि न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, वो है 294 और जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो हैं 111। प्रोफेशनल डिग्री जिनके पास हैं वो हैं 113 और पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो हैं 204। डॉक्टरेट जो है वो 40 के पास है और डिप्लोमा 19 के पास में है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने शिक्षित उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। और ये अशिक्षित और अपराधी दोनों का जब मेल होता है तो फिर क्या स्थिति होगी वो आप बिहार में देख ही रहे हैं। ये जो सिलसिला 90 से शुरू हुआ कहीं ख़त्म होता हुआ नहीं दिखता है। कुछ मामले में कुछ अपराध बंद हो गए और कुछ अभी भी जारी हैं। और हम उन अपराधों की बात कर रहे हैं जो गंभीर किस्म के होते हैं। हम वो छोटे मोटे अपराध, जुलूस प्रदर्शन वाले अपराधों को यहाँ विराम दे देते हैं। तो ये तो स्थिति रही है। और बाकी आपको आंकड़ों में दिख रहा है कि पुरुष उम्मीदवार कितने हैं, महिला कितनी हैं। आप देखिए 1192 उम्मीदवार जो पहले चरण में हैं उनमें सिर्फ 121 जो है महिलाएं हैं। और ये कहते हैं कि महिलाओं को बेहतर स्थिति में लाया जाएगा। 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे तब महिलाओं को आरक्षण देने की 30% व्यवस्था होगी। कहाँ से उम्मीदवार आएंगे ये भी आप देख सकते हैं। अब हम एक और देखते हैं कि ये जो सवाल पूछा जाता है अक्सर कि चुनाव में जीत किसकी होगी इस बार, उसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि जो वोट प्रतिशत होता है उसका क्या फ़र्क जो है वो जीत हार पर पड़ता है। अब ये पहला जो ग्राफिक्स देख रहे हैं ये 2005 का है। ब्लू में कांग्रेस का है, 6% वोट मिला 2005 में, बहुत ख़राब स्थिति रही। उसके बाद दूसरा बीजेपी का है,
20.65% वोट मिला, बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। उसके बाद तीसरा जेडीयू का है, 20.46% वोट मिला और सीटों के मामले में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन सबसे आगे था आरजेडी को 23.45% वोट मिला। सबसे बड़ी पार्टी तो वो थे, लेकिन वो सत्ता तक नहीं पहुंचे क्योंकि ये जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में तालमेल हो गया। उसी तरह से आप जब 2010 को देखेंगे तो फिर ये ब्लू में 8% के करीब कांग्रेस है, बीजेपी जो है वो करीब करीब जो है 16% पर है और जेडीयू 22% पर है और यहाँ पर नीचे आ गया 18% पर आरजेडी। और यही चुनाव था जिसमें सबसे अच्छा किया था जेडीयू ने, वो लगभग बहुमत के आसपास जो है वो पहुंच गए थे। उसके बाद अगर आप आएंगे 2015 में तो आप ये पाएंगे कि जो कांग्रेस है वो वही 8% तक गए, फिर 6% पर आ गए और जेडीयू जो है वो बीजेपी जो है वो 24% पर पहुंचे। तो आपको पता है कि बीजेपी में ग्रोथ हुआ। उसी तरह से 2015 में अगर जेडीयू को लें तो 16%। इस बार जो जेडीयू 2010 में नंबर 1 की पार्टी थी वो 2015 में नीचे पहुंच गई, लेकिन जो 15 में सरकार बनी वो सरकार बन गई आरजेडी और जेडीयू की, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो गए थे और बीजेपी अकेले थी तो रुक गई। बाद में फिर नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया और फिर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई। इसी तरह से आप आरजेडी को देखें अगर आप 2020 को देखें तो कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा उनकी बढ़त हुई, 9.48 तक पहुँचे। सीटें जो हैं वो उसमें कन्वर्ट नहीं हुई, कुल मिलाकर सिर्फ 19 सीटें वो जीत पाए थे, वो सीटें आ गई थी। और ये बीजेपी है 19.46, इधर जेडीयू है फिर गिरावट हुई और फिर जो है आरजेडी है जो नंबर 1 की पार्टी तो बन गई, लेकिन यहाँ जो समझौता हो गया बीजेपी और जेडीयू में तो सरकार नहीं बदल पाई। ये थोड़े से वोट जो हैं, देखिए आप शीर्ष पर आप इधर से देखें तो 23% वाला नंबर 1 हो जाता है और फिर ये 22% वाला यहाँ नंबर 1 हो जाता है या 24% वाला नंबर 1 हो जाता है। इधर देखिए 23% वाला नंबर 1 हो जाता है। तो ये बहुत कम का फासला इन दोनों पार्टियों में दिखाई पड़ता है। पिछली बार लगभग 36% वोट इनको मिले थे और महागठबंधन से जो एनडीए है उसको सिर्फ 12,000 वोट अगर एक साथ जोड़ करके देखें तो 12,000 वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई और जेडीयू को बाहर रहना पड़ा। अब मैं एक छोटी सी चीज़ और आपके सामने रख देता हूं कि ये जो वोट परसेंट आपने देखा उसके आधार पर सीटें कैसे बदलती रहती हैं। 2005 लीजिए तो आपको बीजेपी जो है वो पहुंचती है 55 पर, जेडीयू जो है 88 पर है और उसी के बाद देखिए 2010 में जेडीयू 115 पे पहुंचती है और 2015 में फिर घट के 71 पर पहुंच जाते हैं जेडीयू और 2020 में 43 पे पहुंच जाते हैं। बीजेपी को देखिए 2005 में वो 55 से शुरू करते हैं, 2010 में 91 तक जाते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में समझौता है और फिर उसके बाद 2015 में 53 पर आ जाते हैं और फिर 2020 में 74 पर जाते हैं और इस बार नुकसान हो जाता है जेडीयू का। उसी तरह से आप देखेंगे आरजेडी तो 5 में 54 पर गए, फिर उसके बाद 10 में, ये सबसे पीक था 2015 का चुनाव, 10 का चुनाव, जब जेडीयू जो है वो एकदम पीक तक पहुंचा था, 115 सीटों को छू लिया था और उसके नतीजे के तौर पर आरजेडी जो है 22 पर आ गई थी और लेकिन 2015 में फिर ये 80 पर पहुंचे और
2020 में 74 पर पहुंचे। तो ये तो आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के जरिए हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़े से आधा % वोट के फ्लैक्चुएशन से पूरा का पूरा रिजल्ट बदल जाता है। करीब करीब 36% वोट दोनों को मिला था और अब चुनाव प्रचार बंद हो गया है। कल एक दिन का समय है और उसके बाद मतदाता जो हैं वोट डालेंगे। नतीजा 14 नवंबर को आएगा और उसके पहले 11 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव होगा। 6 तारीख को जो चुनाव है 6 नवंबर को, वो सिर्फ 121 सीटों पर है और 122 सीटों पर चुनाव 11 नवंबर को होगा। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन एक अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट जो है हमें ज़रूर भेजिए। आप हमसे असहमत हैं तो भी भेजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.